नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम मेरा आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि हमने आपको पूर्व में सूचित किया था कि हम ये एक नवीन सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं और इसमें हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में एग्ज़ाम करवाए गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे और उससे आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो एमपी सेट की हो, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्री का एग्ज़ाम हो, जितने भी हमारे आयोग के द्वारा पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसके लिए हम एक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ये हाल ही में अभी कंडक्ट करवाया गया एफएसओ का एग्ज़ाम है जिसका पेपर फर्स्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको हम आप सभी के समक्ष आज एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आइएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, वो कहता है कि मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। तो देखिए, जे मशीन लर्निंग के 4 प्रकार की मशीन लर्निंग के प्रकार होते हैं। ये हमने पहले भी देखा है और यहाँ भी, हालांकि एक चीज़ है यहाँ की हिंदी में ये अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। इसको अगर इंग्लिश में देखें हम तो जैसे कि पर्यवेक्षित शिक्षण, इसको कहेंगे सुपरवाइज्ड, इसको कहेंगे अनसुपरवाइज्ड, और एक होता है सेमी सुपरवाइज्ड, ठीक है, और एक होता है हमारा रीइंफोर्समेंट। देखो, हमने आपको पहले भी बताया है और आपने भी इसको पढ़ा होगा कि सुपरवाइज्ड में क्या होता है, हम डेटा को सामान्य रूप से देते हैं, ये प्राइमरी स्थिति कहलाती है। और अनसुपरवाइज्ड में ये जो मशीन लर्निंग है, एआई ऑटोमेटिकली ही कार्य करता है और ये अपने आप स्वविवेक से समझता है चीज़ों को। और सेमी सुपरवाइज्ड में हम डेटा लेवल को देते हैं और नहीं भी देते हैं, दोनों मिक्सअप टाइप का रहता है। लेकिन रीइंफोर्समेंट जो होता है, इसमें पुरस्कार और दंड की स्थिति होती है। रीइंफोर्समेंट की जो आपको 2 उदाहरण बताते हैं, एक कहलाती है सेल्फ ड्राइविंग कार, क्या सेल्फ ड्राइविंग कार, और दूसरा इसका है गेमिंग, चाहे वो शतरंज हो या कोई भी गेम हो। तो जो गेमिंग है वो भी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका सुदृढ़ीकरण शिक्षा। हालांकि इसको इंग्लिश में पढ़ने की आवश्यकता है, हिंदी में तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ये समझ में हमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हम सबको पता है कि यह कहाँ पाए जाते हैं। ये विशेष रूप से हमें अलीराजपुर में पाए जाते हैं। देखो, ये सामान्य क्वेश्चन है और पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये बनता है कि आम की और भी प्रजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जैसे कि एक हमारी आम की प्रजाति है, कौन सी? सुंदरजा आम। ये कहाँ की है? ये रीवा की है और इसको हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है 2023 में। और जो नूरजहां आम है, इसको जीआई टैग नहीं दिया गया है। इसका कारण ये भी है कि ये पहले से ही मतलब कि इंटरनेशनल की ख्याति प्राप्त कर चुकी है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हमसे मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है कि नूरजहां आम और जो सुंदरजा आम है, इनमें विशेष रूप से अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी आप यहाँ टेबल बना लें, सुंदरजा और नूरजहां। देखिए, क्या होता है कि जो सुंदरजा आम होता है, यह अपने स्वादिष्ट के लिए पहचानी जाती है। क्या? अपने स्वाद के लिए पहचानी जाती है। और नूरजहां जो है, ये दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा आम कहलाता है। क्या कहलाता है? दुनिया का सबसे बड़ा आम। और इसका आकार जो है, इसका आकार मध्यम होता है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। अगर हम वजन भी देखें तो इसका वजन नॉर्मल 500 ग्राम से 1 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। और इसका जो वजन होता है हमारा, इसका वजन 3 से 5 किलोग्राम। आप इसको इस
एग्ज़ाम के बाद देखना, इसके गूगल में फ़ोटो देखना, मेरा अभी इसमें नेट बंद है वरना मैं दिखाता। ये बहुत बड़ा आम होता है, ये 5 किलोग्राम तक का होता है, ठीक है। और ये क्षेत्रीय इसकी पहचान ज़्यादा है सुंदरजा की, और ये वैश्विक पहचान बना चुका है, इसलिए इसे हम क्या किया गया, जीआई टैग में शामिल किया गया। अच्छा, इससे एक बात ध्यान आती है कि हमारे जीआई टैग टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी अगर कहेंगे तो मैं इससे संबंधित एक वीडियो बना सकता हूँ। अभी हाल ही में अभी 5 उत्पादों को हमारे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो हमारे टोटल कितने उत्पाद, लगभग 27 उत्पाद जो हैं वो जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से अगर हम देखें तो हमारे 24 उत्पाद जो हैं वो राज्य को स्पेशल रूप से मिले हैं, और 3 उत्पाद जो हैं वो मिक्सअप रूप में मिला है, जो हमें 2 यूपी से मिले हैं और 1 हमें महाराष्ट्र से मिला है। तो अगर आप कहेंगे तो हम जीआई टैग की आपके लिए एक वीडियो क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलीराजपुर हो जाएगा। इसके बाद अब तीसरा आता है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है। तो ये थोड़ा सा घुमा दिया, अगर इसको उल्टा करता तो शायद ये सही हो सकता था। और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है, तो ये भी नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है, ये भी नहीं है। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है, हाँ ये सही है। देखो इसका एक अपन मतलब एक वो बनाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा क्या होता है। ऐसा एक सर्कल होता है, थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो सबसे अंदर होता है डीप लर्निंग, फिर होती है मशीन लर्निंग, फिर होती है एआई अपनी, ठीक है। तो वो कह रहा है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एआई के अंतर्गत मशीन लर्निंग अलग से एक टॉपिक ऐड किया गया है, इससे संबंधित अब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें आगामी अपने एग्जाम्स के लिए देख के चलना है कि एआई जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो पहला क्वेश्चन भी जो इस किससे संबंधित था, मशीन लर्निंग से, ये क्वेश्चन भी किससे है, मशीन लर्निंग से। तो एआई तो हमारे लिए अब बिल्कुल समझ लो इम्पोर्टेंट हो गई है। और एआई को मैं आपको बता दूं, एआई एथिक्स में एआई है, और ऐसे में एआई है, मेंस में, मतलब आप चारों ओर देखेंगे तो एआई भरी पड़ी है। तो एआई मतलब कि हमें आज के लिए क्या है। और इंटरव्यू में मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में मैंने अभी एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन ही पूछा गया, और मेरे साथियों से भी कई बार पूछा गया है। तो एआई इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एआई क्या है, आज के समय में नौकरियाँ जॉब को खा रहा है। तो इस प्रकार के मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन जो है ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एआई हमारा फेवरेट टॉपिक है और इसे हमें कंप्लीट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा। देखो ये क्वेश्चन भी क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। देखो ये हमें पकड़ना है, क्या, गरीबों के प्रतिशत के रूप में, ये ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी एमपीपीएससी के प्री में पूछा गया है। इसका आंसर क्या है, अलीराजपुर है। हालांकि इसके जो पीछे का बैकग्राउंड का डाटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं बहुत ब्रीफ रूप में। देखो क्या होता है, पहले हम गरीबी को क्या करते, इंडिविजुअल रूप में मापते थे, ठीक है। तो इंडिविजुअल रूप से गरीबी हमें पकड़ में नहीं आती थी। क्या होता है कि हो सकता है कि कोई इंसान मानसिक रूप से गरीब है, कोई आर्थिक रूप से गरीब है, कोई सामाजिक रूप से गरीब है, किसी को कुछ कमी है, किसी को कुछ कमी है। तो इसलिए फिर वैश्विक स्तर पर क्या होने लगा, एक एमपीआई इंडेक्स जारी होने लगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी होने लगा वैश्विक स्तर पर, ठीक है। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से, और इसकी एक और अन्य पेरेंट संस्था है साथ में, वो इसके माध्यम से इसको जारी करती थी, जो 10 संकेतकों के आधार पर जारी करती थी। ये 3 अलग अलग रूप में, जैसे शिक्षा, जीवन स्तर और स्वास्थ्य, इन 3 बड़े टॉपिक के अंदर 10 संकेतकों को लिया जाता था, और इन 10 संकेतकों के माध्यम से क्या किया जाता था, एमपीआई को जारी किया जाता है। इसी को देखकर भारत में नीति आयोग ने क्या किया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करने लगा। लेकिन अंतर ये आया कि जो वैश्विक स्तर थी वो 10 संकेतकों पर जारी की जाती थी, और जो भारत में की जाती थी वो
12 संकेतकों पर जारी की जाती थी। तो 12 इंडिकेटर जो थे, इनमें से 2 इंडिकेटर हमने विशेष रूप से स्वास्थ्य में अपने बढ़ा रखे थे, ठीक है, ये विशेष रूप से। और ये इंडेक्स जो है नीति आयोग ने जारी किया था 2021 में, और ये हमारा दूसरा इंडेक्स है 2023 का। इसमें अगर हम देखें तो बहुआयामी गरीबी में जो बिहार है, ये क्या है, बिहार में सबसे ज़्यादा लगभग 33% जो है सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या जो है वे विद्यमान है। और ये कि एमपी का जो अगर रैंक है, देखो एमपी में हालांकि कई बार थोड़ा सा डाउट होता है, अभी जो हाल ही में मुझे रिकॉल हो रहा है ये 5th एमपी में रैंक है, पिछली बार शायद 4थी थी, इसको आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन अभी वर्तमान में शायद 5वीं है। और अगर वैसे डाटा की बात की जाए तो कितने, तो अगर हम भारत के स्तर पर देखें तो भारत में वर्तमान में मात्र 14%, लगभग पॉइंट में है कुछ, मात्र 14% जो है वो गरीबी बची है, जो पहले कितनी थी 24.8% थी। और इसमें लगभग जो है वो 9% की क्या आई है, कमी आई है। ठीक ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, हम बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी अभी वर्तमान में कितनी बची हुई है, ये हमारी वर्तमान में बची हुई है कितनी, ये देखिए, इसको अगर हम देखते हैं तो लगभग अभी शायद ये हमारी 20% के समथिंग बची हुई, कितनी 20%। और ये कितनी थी पहले थी ये 36.5%, कितनी कमी आई है, लगभग 15% की कमी आई है, ठीक है। तो ये अभी देखो बिहार, मैंने बताया कि बिहार में 33% है, ये पहले स्थान में, और ये हमारा 5th स्थान पे है, तो हमारा ये कितनी है 20% की कमी, कितनी आई है 15% की कमी आई, पहले कितनी थी 36% थी। तो ऐसा एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पीछे का बैकग्राउंड का डाटा है, और जो पूछा गया है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ दर्ज की गई है, वो कमी दर्ज की गई है कहाँ, वो की गई हमारे अलीराजपुर में। इसकी एक रैंक है, सबसे पहले अलीराजपुर है, फिर उसके बाद बड़वानी है, अलीराजपुर में 31% कमी आई है, बड़वानी में लगभग 28% कमी आई है, फिर उसके बाद खंडवा है, खंडवा के बाद बालाघाट है, ऐसी जो है ये रैंक है। हालांकि इसका एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यदि प्रतिशत के आधार पर ये देखा जाए कि सर्वाधिक गरीब जनसंख्या कहाँ है, तो फिर हमारा आंसर बदल जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा क्या, झाबुआ हो जाएगा। झाबुआ मतलब अभी वर्तमान में कमी अगर दर्ज किसने की है तो अलीराजपुर हो जाएगा, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए कि सर्वाधिक गरीब हैं कहाँ, तो वो है हमारे झाबुआ में प्रथम स्थान में, कितने हैं 49%। और उसके बाद कहाँ, अलीराजपुर में है, कितने 40% है। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं। तो ये हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है, PYQ है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं गई होगी इसको करने में, ठीक है। आगे अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया। ये अभी आप जब ये नई नीति और रीजनल कॉन्क्लेव हुई तब ये बहुत चर्चित रहा है कि औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 बनाई गई है, और इसके जो है सब टॉपिक के रूप में, यानी सेक्टर विशिष्ट नीतियां जो हैं वो इसके अधीनस्थ बनाई गई हैं। काफ़ी नीतियां 2025 में अपडेट कर दी गई, मैं आपको कुछ नीतियां बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये उसमें डाटा साफ लिखा है, जब ये औद्योगिक संवर्धन नीति जब डाटा आया था उसमें साफ लिखा था हमें कि 2.9 लाख करोड़ से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, ये 6 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इसका एक दूसरा डाटा ये दिया गया है कि ये भी उसने पूछा जा चुका है कि अगले 5 वर्षों में हमें कितनी नौकरियां सृजित करनी है, लगभग 20 लाख रोजगार सृजित करने हैं, ठीक है, 20 लाख रोजगार सृजित करने हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हमें सेक्टर विशिष्ट नीतियां बताई गई हैं वो हम आपको यहाँ बताते हैं। देखो, जैसे कि एक मध्य प्रदेश निर्यात नीति, मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति, फिल्म पर्यटन नीति, फार्मास्यूटिकल नीति, बायोटेक्नोलॉजिकल नीति, ये सब नीति जो है ये इसी की सब टॉपिक के अंतर्गत हैं, जो 2025 में प्रारंभ की गई थी। हालांकि जो पूर्व की नीतियां हैं वो अगर हम देखें तो 2021 में हमारी कुछ नीतियां प्रारंभ की गई थी। 2021 में 2 बड़ी नीतियां, एक हमारी इथेनॉल एवं जैव ईंधन नीति,
जैव ईंधन नीति, और एक की गई थी MSME विकास नीति। ठीक है, ये 2021 में प्रारंभ की गई थी। और 2022 की यदि देखा जाए तो 2022 में हमारी स्टार्टअप नीति और ऊर्जा नीति ये प्रारंभ की गई थी। और 2023 में हमारी युवा नीति और सहकारिता नीति। तो ये कुछ नीतियां हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो ये हमने बताया औद्योगिक संवर्धन नीति के अधीनस्थ सेक्टर विशिष्ट कुछ नीतियां जो हैं वो चलाई गई थी। और हमारा एक डाटा और मैं आपको बताता हूँ कि 2047 तक हमें $2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो हमारा फोकस है वो हमारा फोकस है ज्ञान पर। किस पर? ज्ञान। और आप सभी जानते होंगे ज्ञान क्या है। गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी, इन सब के लिए अलग अलग मिशन भी चलाए गए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सम्मिलित कीजिए। तो ये हमारा टोटम का क्वेश्चन जो है ये नया क्वेश्चन है। अभी तक टोटम से संबंधित विशेष क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन अभी हमें संकेत देता है कि आगामी जनजातियों में हम जब पढ़ें तो हमें टोटम भी थोड़ा सा उनके देखना है। पहले मैं आपको बता दूं, टोटम आप सभी ने पढ़ा है। टोटम क्या होता है? एक प्रतीक चिन्ह होता है। प्रतीक चिन्ह होता है। ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई वृक्ष भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। हालांकि सजीव ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इस टोटम की ये इनका धार्मिक और आध्यात्मिक एक प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। और इसका ये लोग क्या करते हैं, ये इसका मतलब वध नहीं करते हैं, इसको मारते नहीं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका मैं आपको आंसर बताऊँ कि जैसे यहाँ पर नेतम उन्होंने बोला है, तो नेतम क्या है? तो ऐसे देखो, मैं आपके सामने ही सॉल्व करवाता हूँ कि ऐसे तो नेतम अपन को नहीं है पता, लेकिन अगर हम देखें कि हमें टीकम जो है, ये टीकम पता चलता है कि टीकम क्या है। टीकम टीक का पेड़ है, और टीकम मतलब C4, ये हमें मिल गया C4। चलो, ये हमारा ये नंबर आंसर हो गया। तो कभी कभी हमें इसका भी अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी देखो प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2023 में की गई थी। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप देखना कि किताबें जो हैं वो जनजातियों के ऊपर जो लिखी गई हैं वे विशेष रूप से पूछी जाने लगी हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जनजातियों की जो किताबें हैं वो हमसे बननी चाहिए। यहाँ मैं आपको कुछ किताबें जो हैं वो नोट करवाता हूँ, आप उनको बढ़िया अच्छे से मतलब नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये ठक्कर बाबा ने लिखी है। कौन सी? ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जो किसने लिखी है? ठक्कर बाबा ने लिखी है। इसके अलावा एक बुक मिलेगी आपको द भिम्मा, ये किसने लिखी है? शेखर गुलाब ने लिखी है। ऐसे ही आपको एक किताब मिलेगी द कमार, ये है किसकी? ये है श्यामाचरण दुबे जी की। श्यामाचरण दुबे जी की। एक आपको किताब मिलेगी द नेचर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर, ये किसकी है? ये है क्रोबर जी की, क्रोबर। ऐसे अलग अलग काफ़ी किताबें हैं। अभी मैं आपको आगे इसमें बैरियर एल्विन जी की और टी.बी. नायक जी की किताबें भी बताऊंगा। ठीक है, ये आप किताबें मतलब, तो ये इसका आंसर अपन देखते हैं। इसका आंसर क्या है? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, ये हमारे H.L. शुक्ला जी ने किताब लिखी है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और आप जहाँ ये किताबें नोट करो वहाँ ये वाली किताब भी क्या कर लेना है? नोट कर लेना है हमें। ठीक है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। हालांकि ये याद रखना हमें, ये रेल सेवा आयोग उसने पूछा है, ना कि हमसे ये पूछा है कि पश्चिमी रेल से का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हमें रेल सेवा आयोग हमारा कहाँ है? भोपाल में है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है
मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि, ये नई एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ किया गया है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अब देवी अहिल्याबाई जो है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूरे वर्ष पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत चर्चित विषय रहा है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और इनसे संबंधित कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इनसे संबंधित हमारे देखो मेंस में अलग से टॉपिक भी ऐड किया गया है और इन्हें एथिक्स में भी रखा गया है। इन्हें हमें संवैधानिक मतलब पेपर सेकंड में हमारे विचारकों में रखा गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और वैसे भी हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो इनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। और देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि, ये आपने मैं बताऊं जनसंपर्क को यदि कंटिन्यू देखते रहे होगे तो जब जिस समय ये बजट आया था और ये सर्वे आए थे उस समय एक अलग से जनसंपर्क ने क्या किया था, पोस्टर डाला था, उसमें लिखा था उन्हें देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए जारी किए 25 करोड़ रुपए। तो ये हमें अवेयरनेस का एक क्वेश्चन लगता है, इसको हमें अवेयरनेस के साथ देखना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। अगला है मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये हम बहुत मतलब शुरुआत से पढ़ते चले जा रहे हैं। हलाली नदी किससे, बेतवा से है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्या, मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संख्या किस किले को दी। अच्छा आपको ये समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस की प्रकृति सामान्य से मॉडरेट रहती है लेकिन हम उतने में ही कोई ना कोई क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो हमें बहुत ही सोच समझ के पेपर को सॉल्व करने की आवश्यकता है। आप यहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संज्ञा किस किले को दी जाती है। मतलब ये आप ये समझिए, जब हम लोगों ने शुरुआत से तैयारी की थी तब से हम ये क्वेश्चन पढ़ते चले जा रहे हैं। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, किलों का मोती किसे कहा जाता है। तो मैं बता दूं कि ये जो बाबर थे ना, बाबर ने मध्य प्रदेश के किलों का मोती कहा था किसे, ग्वालियर के किले को। सूरज सेन ने बनवाया था ये ग्वालियर को, गोपांचल की पहाड़ियों में, जो विंध्याचल की एक क्या है हिस्सा है यहाँ पर। मतलब आप इसको देखना, ये ग्वालियर को तो बहुत ही प्रचलित हो चुका है आज वर्तमान में। अगर जीआई टैग हमारे ग्वालियर के देखे जाएँ तो 3 उत्पादों को मिल चुका है, कालीन को मिल चुका है, पेपर मेसे को मिल चुका है, मतलब और यहाँ तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर, गुरुद्वारा, मतलब ग्वालियर किला अपने आप में काफ़ी फेमस है और काफ़ी ऊंचाई पर है। मैं आपको बताऊं, एक मतलब कि पुराने इतिहासकारों ने यह बोला है कि जब हमारा बाबर ने ये किलों का मोती जो बोला, ये बोला विशेष रूप से जब ये मान महल को देखने गया, मान महल को, इस महल को देखा था तो इसकी कलाकृति को देख के ये मोहित हो गया था, तब उसने मतलब कि इसे किलों का मोती कहा था। और भी ऐसे कई कारण हैं जिससे संबंधित से बोला जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, और सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। देखो ये हम पहले भी बहुत अच्छे से जानते हैं और समझ चुके हैं और पढ़ा भी हमने इसको, कि अगर हम यहाँ पर रफली एक मैप बनाते हैं मध्य प्रदेश का, तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अरे एक सेकंड, चलो हम इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्र जो है, और इस क्षेत्र को देखें, हमारे इनको जो हम बांटते हैं तो ये हम 4 भागों में देखते हैं। तो हमारी ऊपर का जो क्षेत्र है यहाँ पर तो नहीं पाई जाती है ज़्यादा जनजाति, लेकिन हमारा जो कितना पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में हमें जैसे भील, भिलाला, ये सब जनजातियाँ हमारी कहाँ पाई जाती हैं, इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इनकोडेड योजना, इसे आस्की कई बार पढ़ लिया जाता है, आस्की का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका मैं आपको बता दूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ये मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा मील का पत्थर साबित हुआ जब ये क्या आई, इनकोडेड योजना आई थी। इससे पहले क्या होता था कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सही से बात नहीं कर पाता था। जब ये आ गया तो 0-1 की प्रणाली अच्छे से कार्य करने लगी और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या होने लगा, बात होने लगी। तो इसे क्या बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और अगला है
निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हमें 4 योजनाएं दी गई हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजना और राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना। देखिए ये चारों योजना जो है ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका आंसर जो है ये हमें कृषि अवसंरचना निधि योजना है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आप सभी ने अगर पढ़ा हो। अब आता है हमारा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, किया गया था? तो इसका आंसर सभी ने पढ़ा है, इसका आंसर क्या है, 1995 है। आपको बता दें कि जो एमपी में एसटी आयोग है ये पहले बन चुका था, और जब हमारे यहाँ एससी एसटी आयोग अलग से बना भारत में यदि देखा जाए तो ये 2004 में अलग से बना था। तो इसका आंसर क्या है, 1995। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आप हमें सभी लोग कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये हमें बताएं आप सभी। अब अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है? ठीक है, तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन, और बड़ा मतलब मैप से संबंधित क्वेश्चन है। तो हमारी कितनी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये 3 नदी विशेष रूप से हम देखते हैं। एक हमारी नर्मदा हो जाती है, दूसरा हमारी ताप्ती हो जाती है, और एक हमारी क्या हो जाती है, माही हो जाती है। ये 3 नदियां जो हैं ये क्या है, पश्चिम की ओर वाहिनी। अच्छा, मैं आपको एक नाम देता हूँ, इन्हें अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। तो एक हमारी कहलाती है शिवपुत्री, जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पर्वत से निकलती है, अमरकंटक। और दूसरी हमारी सूर्यपुत्री कहलाती है, जो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। और एक हमारी जो है वो कहलाती है पृथ्वीपुत्री। ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, तो ये मैं आपको बता दूं, शिवपुत्री, सूर्यपुत्री, पृथ्वीपुत्री, तीनों, और तीनों मतलब विशेष रूप से क्या है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों किस में बहती हैं, ये रिफ्ट वैली में एक भ्रंश घाटी में बहती हैं। मैं आपको बता दूं ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती किस घाटी में बैठती हैं, तो ये भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बैठती हैं। और माही का एक विशेष क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यह उत्तर भारत की क्या है, कर्क रेखा को 2 भागों में काटने वाली नदी है, कौन सी, माही नदी। ठीक है, जो धार से क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बन जाएगा। और बेतवा नदी क्या होती है, बेतवा नदी हमारी रायसेन के कुमरा गाँव से निकलती है, और ये उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो ये हमारे ऐसी यहाँ से बहती हुई ऐसी चली जाती है बेतवा नदी। इसके किनारे हमारा क्या है, ये हमारा सांची, विदिशा, अशोकनगर, ये सब हमारे क्या है, ये बेतवा नदी के किनारे है। और हराली परियोजना हमने ऊपर पढ़ी थी, वो भी कहाँ है, बेतवा की सहायक नदी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो खनिज नीति ये पुराना क्वेश्चन है। खनिज नीति 1995 में आई थी, और जबकि गौण खनिज नीति 1996 में आई थी, वन नीति 1952 में आई थी। और ऐसी पुरानी भी कई नीति है, जैसे योग नीति हो गई, स्वास्थ्य नीति हो गई, पर्यटन नीति हो, जो अभी नई पर्यटन नीति आ गई, परिवहन नीति आ गई। ऐसे ये क्वेश्चन चलता है कि वर्ष घोषित किए गए हैं, किस वर्ष, सड़क वर्ष, महुआ वर्ष, ऐसे ये भी आप मतलब इस बार इसको देख के जाएँ। ऐसे जैसे ये नीति है वैसे ये वर्ष भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 1995 है इसका आंसर, गौण खनिज नीति 1996, और 1952 में हमारी वन नीति आई थी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन। अब आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है? तो ये हमारा कहाँ से टॉपिक है, ये हमारा जो जनजातियों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमारा क्या है, अनुच्छेद 46। तो ये आपको बता दें, ये डीपीएसपी का एक हिस्सा है। और इसी देखो क्या है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, सरकार क्या करती है,
का प्रयोग करती है, एफआर बनाती है। कुछ चीज़ें जो हम तात्कालिक रूप से नहीं दे सकते थे वो हमने किस में डाली थी, डीपीएसपी में डाली थी। उन्हीं डीपीएसपी को आधार बना के हम फिर बाद में क्या बनाने लगते हैं, उन्हें मूल अधिकार बनाने लगते हैं। डीपीएसपी में ही ये क्या लिखा है, शैक्षणिक व आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए। एक आपने देखा होगा कि छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाता है कि तो ST SC के बच्चों के लिए, ये कहाँ से प्रभावित है, ये हमारे अनुच्छेद 46 से ही। आपने देखा होगा आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15(4), 16(4), जिनमें विशेष रूप से आरक्षण की बात की गई, ये कहीं ना कहीं हमारे डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक आपने देखा होगा SC ST एक्ट 1989 वाला, ये सब ये किससे प्रभावित है, ये अनुच्छेद 46 से ही प्रभावित है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है। अब अगला देखते हैं हम। अगला देखो, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, और ये बार बार पूरे साल पूछा जाएगा, प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह पूछा जाएगा। क्या, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? और देखिए उसने स्पेशल कब पूछ लिया है, आप कब। तो हालांकि आप जो इंदौर में रहते हैं उनके लिए तो आसान है, क्योंकि इंदौर दिवस भी 31 मई को मनाया जाता है, और उसी दिन क्या होता, उनका जन्म हुआ था। लोक माता देवी अहिल्याबाई, मैं आपको बता दूं, ये विशेष रूप से किस लिए पहचाने जाती हैं, ये अपने जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उनके लिए पहचानी जाती हैं। इन्होंने मतलब कि अपने जीवन काल में इतने पुनर्निर्माण और निर्माण कार्य करवाए कि इन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है। और आप इनकी एक किताब है, अगर कभी अवसर मिले तो ज़रूर पढ़िए, ये उनका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद हीरालाल शर्मा जी हैं, कोई शर्मा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, और इनकी किताब पढ़ना, तो मैंने इनको पढ़ा है। और आप जब जिनकी किताब को पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों ना आखिर इनको देवी कहा जाए। ये देवी वास्तविकता में आज के समय की आधुनिक देवी से कम भी नहीं है, ठीक है। और इनके मैं आपको कुछ कार्य यहाँ बता देता हूँ जो उन्होंने बनवाए थे। सबसे प्रमुख रूप से इनका शासन देखो आप, 1725 से 1795 तक इन्होंने शासन किया, और इस दौरान इन्होंने जो पुनर्निर्माण कार्य किए उनमें विशेष रूप से ज्योतिर्लिंग थे, उन ज्योतिर्लिंगों का पुनर्निर्माण किया। मैं आपको बता दूं, काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है, कहा जाता है कि जो वर्तमान में वहाँ शिव जी की जो मेन मूर्ति है, जो तो वो इनके द्वारा ही रखवाई गई थी लगभग 1780 के समथिंग। और सोमनाथ का जो अभी वर्तमान में सोमनाथ मंदिर है, इसको तो छोड़ दो, और जो पूर्व का जो सोमनाथ मंदिर है, इसे वर्तमान में आज अहिल्याबाई मंदिर बोलते हैं। ये किसके द्वारा, ये इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो महाराष्ट्र में गणेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसका भी पुनर्निर्माण जो है, जो जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण किसने करवाया था, लोक माता देवी अहिल्याबाई जी ने करवाया था। इसके अलावा इनके और जो कार्य हैं, जैसे गया का विष्णु मंदिर, ये अष्टपदी मंदिर जो है, ये 1787 में किसने बनवाया था, ये इन्हीं ने बनवाया था। और ये इनके ज्योतिर्लिंग से संबंधित कार्य थे। इसके अलावा इन्होंने धर्मशालाएँ बनवाई, और ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह इन्होंने पुनर्निर्माण कार्य करवाए। और अगर विशेष रूप से इनका एक दूसरा कार्य देखा जाए तो इन्होंने नदी घाटों का निर्माण बहुत ज़्यादा किया। नदी घाटों में देखा जाए तो यदि वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में मणिकर्णिका घाट, अहिल्या घाट, और भी कई घाटों का। इसके अलावा हरिद्वार में इन्होंने कुशावर्त घाट और अपने महेश्वर घाट मध्य प्रदेश में, ये इन्होंने विशेष रूप से बनवाया, ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य करवाए जिसलिए इन्हें क्या दर्जा दिया जाता है, देवी का लोक माता का दर्जा दिया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इन्होंने जितने भी ये निर्माण कार्य करवाए, ये उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से करवाए, अपनी निजी संपत्ति से, ना कि इन्होंने राज्य की संपत्ति से करवाया, ठीक है। तो इसको यहीं रोक देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है अपन को। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243B के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? तो ये हमने 12वीं अनुसूची पहले भी पढ़ी हुई है,
हालांकि थोड़ा सा इतने डीप कई बार ये विषय नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये समझ में आ जाते हैं कि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे सड़कें, पुल, जन मरण, अग्निशमन। लेकिन ये एक क्या है, फिशरीज़ इंडस्ट्री जो है एक बड़ा है, तो ये इसमें नहीं आता है, ये अलग से इंडस्ट्री ही है। तो ये अपने आप थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम लॉजिक से अपने सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये आप देख लीजिए, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये दोनों हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेंस को जब उठा के देखेंगे तो पंचायती राज, स्थानीय सुशासन जो है भरा पड़ा है, इतने जगह पूरे मेंस में रिपीट किया गया है पंचायती राज कि आप एक ही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो 5 जगह कंप्लीट हो जाएगा। और प्री में भी देखो कि हर साल पूछा जाता है, अभी आपको आगे फिर से इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्थानीय सुशासन जो है मोस्ट फेवरेबल और फेवरेट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। एक टॉपिक है किसका, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, ठीक है। तो अब देखिए नीचे ही देखते हैं हम, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति उन्होंने पूछ ली है, तो ये आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी हमें करना है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संवैधानिक किस अनुच्छेद में, तो अगर देखा जाए तो 243 टा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, इसको अपन टा ठा, तो टा को बोलते हैं का, ठा को ला, तो ये समझ में आ जाएगा। 243 के में क्या दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त दिया गया है। तो आप मुझे बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994। और इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष होता है। और अच्छा आप ये बताइए कि वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है हमारे मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप PYQ का एनालिसिस कर लीजिए, PYQ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। PYQ से आपको एक आइडिया लग जाएगा और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो उसके ऑप्शंस दो दिए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हमें क्या करना है, PYQ का क्या करना है, रिविज़न करना है और उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये। और पांडव जलप्रपात जो है यह पन्ना जिले में है और किस में है, ये केन नदी की सहायक नदी, हालांकि ये केन नदी में ही है, केन नदी की सहायक नदी भी आ जाता है, केन नदी में ही है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है इसके लिए, अगर इनके इतिहास को उठा कर देखें कि जो अज्ञातवास इन्होंने पांडवों ने अपने 1 वर्ष का बिताया था, उसमें ये लोग इस क्षेत्र में गए थे। तो यहाँ पर 5 गुफाएं हैं और वो 5 गुफाओं में इन्होंने निवास किया था, इसलिए ये पांडव की गुफाएं भी कहलाती हैं। और ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो जलप्रपात बनता है वो पांडव जलप्रपात कहलाता है। और ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी जी को जो जब प्यास लगी थी तो अर्जुन ने बाण चलाया था और उससे क्या हुआ था कि एक ये जलप्रपात बना था, एक नदी बनी। और ऐसा भी बोला जाता है कि भीम ने गदा मारा था, तो भी मतलब ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हैं। तो ये हमें भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। इससे क्या है कि लिंक हो जाती है, कभी कभी इंटरव्यू में जो पूछते हैं, जो पन्ना जिले के लोग हैं उनसे बहुत फेवरेट है, पूछते भी हैं वो लोग, ठीक है। तो ये हमारा यही होता है। अगला देखते हैं हम। हाँ, अगला हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है। ये मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, ठीक है। और मेंस में विशेष रूप से पूछा गया, 2021 या 22 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। सहरिया का कहती है खुद को खुटिया पटेल स्वयं को कहती है। और इनको मतलब कि विशेष रूप से ये संबोधन जो है अच्छे लगते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ और संबोधन बता देता हूँ, जैसे कि बैगा जनजाति क्या संबोधन अच्छा लगता है, गोंड जनजाति को क्या संबोधन अच्छा लगता है, उराव जनजाति को क्या संबोधन अच्छा लगता है, और सहरिया को और किस नाम से जाना जाता है, क्या उन्हें अच्छा लगता है। इसके अलावा कोल को, ठीक है, और मैन भील को। तो अगर बैगा का देखा जाए तो एक शब्द आपने सुना होगा दीवारें, ये बैगा को अच्छा लगता है। गोंड का यदि देखा जाए तो कोयतोर, और उराव जो है ये क्रुक कहलवाना पसंद करती है। और सहरिया जनजाति ये राउत चलता है इनका गुना वाले क्षेत्र में। और कोल जो है हरहोर, और भील जो है ये मामा शब्द इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग पूछता है कई बार, तो इनमें से हो सकता है कि आगे हमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन भी है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो कई लोगों ने इस क्वेश्चन को मैंने पूछा तो वो इसको क्या करा है, गलत करा है। क्यों? उन्होंने इसका आंसर क्या लगा दिया, टीकमगढ़ लगा दिया, जबकि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है निवाड़ी। क्योंकि टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हो गया है और इसलिए ये कहाँ चला गया, निवाड़ी में चला गया। और ये अस्थायी सूची में भी हमारी यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, और जो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देखो ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप करंट में कुछ भी करें ना करें, लेकिन पद्मश्री लगभग 4-5 साल के जो भी जिसे प्रदान किए गए हैं, किस क्षेत्र में प्रदान किए, ये हमें सभी कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, ये उनसे मतलब पूछे ही जाते हैं, कुछ कभी ना कभी आप उनको रिपीट करके देखना, वो पूछे जाएंगे। तो जो शिक्षा, साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए किसे दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जगदीश जोशीला जी को दिया गया है। मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से एक बार मिला हूँ। खरगोन में एक गोगांवा तहसील है और गोगांवा तहसील में इनका घर बना हुआ, बहुत ही शालीन, मतलब इनके शालीनता आपको मोहित कर लेगी, विनम्र स्वभाव है इनका। मैं एक बार ही इनसे मुलाकात हुई है। तो जगदीश जोशीला जी को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए दिया गया है। मैं आपके इनके कुछ कार्य बता देता हूँ यहाँ पर, आपको याद बना रहेगा। 1953 में अखिल निमाड़ लोक परिषद, अखिल निमाड़ लोक परिषद जो है, इसकी इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने एक शब्दकोश का निर्माण किया, निमाड़ी भाषा का शब्दकोश। इसके अलावा इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, जैसे देवी श्री अहिल्याबाई के लिए, जननायक टाट्या मामा के लिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी के लिए, ये इन्होंने क्या किए, उपन्यास लिखे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्हें जोशीला नाम जो है, ये किसने दिया था, जोशीला नाम इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने दिया था। किसने दिया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने दिया था। और इसके अलावा जो और अभी 2025 में पद्मश्री दिए गए हैं, वो किस किस को दिए गए हैं। देखो एक इसमें ये भेरू सिंह जी का नाम आया है। ये कहाँ से हैं, ये इंदौर से हैं और इन्होंने 9 वर्ष से ये क्या कर रहे हैं, निर्गुणी कबीर गायन कर रहे हैं। इन्हें ये अपनी पिताजी से विरासत मिली, इनके पिताजी भी लोक कलाकार थे, तो उनसे विरासत में भेरू सिंह चौहान जी को मिली है। इसके अलावा हरचंदन सिंह भाटी जी जो हैं, ये भी क्या हैं, ये कला के क्षेत्र में ये एक चित्रकार हैं और ये भोपाल से संबंधित हैं। ठीक है, ये कहाँ से हैं, भोपाल से संबंधित है। इन्हें कालिदास सम्मान 2016 में मिल चुका है। और इसके अलावा इसी वर्ष जो 2025 में है, ये 2 नाम आपको और मिलेंगे। एक मिलेगा आपको डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन जी का, जो आपने एक नाम सुना होगा, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय, ये इसके क्या है, निर्देशक हैं, सतना से संबंधित हैं। और दूसरा आपको नाम मिलेगा एक शैली होलकर जी। क्या, शैली होलकर, ये क्या है, ये महेश्वर से संबंधित हैं और इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी जिसे बोलते हैं रेवा सोसाइटी, और ये महेश्वर साड़ी इससे संबंधित कार्य करती हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो 5 लोगों को मिला है। किस किस को मिला है, भेरू सिंह चौहान जी को, हरचंदन सिंह भाटी जी को, जगदीश जोशीला जी को, शैली होलकर जी को, डॉक्टर बुधेंद्र जैन जी को, इन सबको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। तो ये 5 पद्मश्री 2025 के आपको तैयार रखना है। इसके अलावा पीछे के पद्मश्री भी आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। देखिए पीवाई को कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस शिवना नदी पे मैं अभी पिछले 2 महीने पहले ही मतलब कि इस नदी के दर्शन करके आया हूँ। और मेरे एक मित्र हैं जो अभी इस बार जनपद सीओ बने हैं, तो उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, तब मैं गया था, तो उन्होंने मुझे मंदिर भी घुमाया है और मुझे इसके इतिहास के बारे में भी बताया है। और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है बहुत, और ये शिवना नदी के किनारे बना हुआ है। ऐसे और भी कई क्वेश्चंस हैं
जो पूछा जाता है कि जैसे कि हमारा धार किस नदी के किनारे है, इंदौर किस नदी के किनारे है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे, जैसे पचमढ़ी तवा के किनारे है, इंदौर खान नदी के किनारे, धार हमारा माही के किनारे है। ऐसे पूछता है कि ओरछा हमारा बेतवा के किनारे, अशोकनगर हमारा बेतवा के किनारे है। तो अलग अलग क्वेश्चन ऐसे हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे आज कितने 27 क्वेश्चन हो गए हैं और हम इसको आज यहीं रखते हैं। और न इसको आप बताइएगा कि आपको अच्छा लगा है ये क्वेश्चन सॉल्व होने में। मुझे आगे आप कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको पूरा कराऊंगा। और आगामी इसको आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।